अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जहाँ पे मिलिट्री का सिंस इट्स इंसेप्शन कंट्रोल रहा है। और मैं उस मुल्क की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया हैज बीन वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस मिलिट्री ने आइदर एट द फोर फ्रंट और बैक एंड पे अपना कंट्रोल रखा है। तो लेकिन उसके बाद भी उनकी पॉलिटिकल इलीट हैज फाउंड अ वे टू सेपरेट मिलिट्री फ्रॉम पॉलिटिक्स। इस पर डॉन में पिछले दिनों एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है उदय यूनुस साहब ने, जिसका नाम है लेसन्स फ्रॉम इंडोनेशिया, की टेक अवेज फॉर पाकिस्तान फॉर रिड्यूसिंग मिलिट्री इंटरवेंशनिज्म। तो वो उन्होंने कैसे किया, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं उदय यूनुस साहब। मिस्टर यूनुस इज द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव एट द अटलांटिक काउंसिल। ही इज ऑल्सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया ग्रुप। इसके अलावा उदैर साहब पाकिस्तानी पॉडकास्ट को भी होस्ट करते हैं एंड अबव ऑल he is the one of the few people who could explain economy in simpler terms for us the mango people. So without wasting much time, let's talk to Mr. Uzair। उनसे पूछते हैं कि ये इंडोनेशिया ने कैसे किया। So अस्सलाम वालेकुम उzair साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम अल्लाह का शुक्र है आरिस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। You're welcome. So why Indonesia and what key takeaways can we draw from Indonesia's case for Pakistan? हारिस, ये चीज़ जो है काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में थी कि पाकिस्तान में फ़ौज का किरदार रहा है। हम उस पर काफ़ी बात करते हैं, कभी हाइब्रिड की बात होती है, कभी मार्शल लॉ आ जाएगा उसकी बात होती है, वगैरह वगैरह। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि दुनिया में ये चीज़ें दूसरे ममालिक में भी हुई हैं। तारीख़ अगर हम पढ़ते हैं बिलख़ुसूस दूसरी जंग अज़ीम के बाद की, तो आपको टर्की नज़र आता है, ग्रीस नज़र आता है, स्पेन नज़र आता है, चिले नज़र आता है और भी बहुत सारे ममालिक नज़र आते हैं जहाँ फ़ौज का ऐसा ही किरदार रहा है और था। तो फिर जब मैंने देखना शुरू किया और थोड़ा बहुत पढ़ा, तो इंडोनेशिया जो है वो एक तरह से मेरे नज़दीक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल बना टू कंपेयर पाकिस्तान। और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की तरह वो भी मुसलमान मुल्क है, मेजॉरिटी मुस्लिम है। उनकी भी जो है एक तारीख रही है कॉलोनाइजेशन की, पाकिस्तान की भी रही है। उनके यहाँ भी जो है करप्शन के बारे में लोग कहते हैं कि बड़ा मसला रहा है हिस्टोरिकली। रेंट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उनके वहाँ कमोडिटी से ज़्यादा किए जाते थे। अमेरिका का एलाई भी रहा कोल्ड वॉर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो थी एक तरह से मुझे लगा कि एक फिट है बेहतर एज़ कम्पेयर टू लेट्स से समथिंग लाइक टर्की, जहाँ फ़ौज का भी एक किरदार रहा, सेक्युलर रहा, इस्लामी इतना नहीं रहा जितना पाकिस्तान में रहा। लेकिन टर्की की एक अपनी सिविलाइजेशन हिस्ट्री है, उनकी कॉलोनाइजेशन नहीं हुई थी। तो मुझे बेहतर लगा कि और वो यूरोप के भी ज़्यादा करीब थे आइडियोलॉजिकली और एज अ सिविलाइजेशन एज वेल। तो मुझे लगा कि इंडोनेशिया जो है इस तरह से इज़ अ बेटर फिट कंपेयर टू टर्की। ज़्यादातर लोग टर्की को कंपेयर करते हैं अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया तो नज़र आया और तारीख में है कि उनकी तो डिक्टेटरशिप पाकिस्तान से काफ़ी लंबी थी, सौहार्दों की, और ज़्यादा ब्रूटल भी थी एक तरह से। अगर हम वायलेंस की बात करें, रिप्रेशन की बात करें, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़िया की डिक्टेटरशिप की बात करते हैं लोग कि ब्रूटल थी और थी बहुत ज़्यादा। लेकिन वो तकरीबन एक डेकेड के अंदर उसको रैप अप कर दिया गया। पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी में इतनी सख्त थी कि वो रिवर्स करे उन चीज़ों को। तो फिर हम जब इंडोनेशिया का जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो नज़र आया कि एक और इंटरेस्टिंग पैरेलल ये था कि फ़ौज का किरदार कम होना शुरू हुआ जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, 1998 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस उसे कहते हैं। उसके बाद एक तरह से शुरुआत हुई रिफॉर्म्स की, जो कि चलते रहे, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे इसी तरह आगे चले। और उस पे लोगों ने स्टडी किया कि वो ऐसी क्या चीज़ें थीं जिनकी वजह से इंडोनेशिया में ये जो सफ़र है सिविलियन सुप्रीमेसी का वो आगे बढ़ा। 98-99 में शुरू होता है और अभी तक वो चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उनके रिफॉर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं फुली। और मैं जब इंडोनेशिया में कुछ दोस्तों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं अभी हमें बहुत और कुछ करना है जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के लिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक तरह से इंडोनेशिया के जो पहले हम सपोज़ करें
5 से 7 साल थे इस रिफॉर्म पीरियड के, पोस्ट सुहार्तो, जब सुहार्तो रिजाइन करते हैं और स्टेप डाउन करते हैं, तो उसके अगले 5 साल में उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें की, मैंने सोचा कि ये पाकिस्तान के लोगों को इस बारे में समझाया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि हम एक तरह से एक बिलीफ में रहते हैं पाकिस्तान में कि हर चीज़ जो पाकिस्तान में होती है वो बड़ी यूनिक है। लोग कहते हैं कि फलानी थियरी है, फलानी आइडिया हमारे यहाँ नहीं चलता, हम बड़े डिफरेंट हैं। और मेरा पर्पस आर्टिकल का एक तरह से ये था, दिखाना लोगों को कि इतने भी यूनिक नहीं है, और भी ममालिक हैं जहाँ लोगों ने रिफॉर्म्स किए हैं, सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स भी किए हैं, और इंडोनेशिया से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। आपने अपने आर्टिकल में एक ज़िक्र किया कि जो इंडोनेशिया का चेंज है, देयर वाज़ अ विंडो फॉर चेंज, जो उन्हें मिलता था, उनकी उनके प्रेसिडेंट के पास इस पावर है कि वो मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सके। बट अनलाइक पाकिस्तान, जहाँ मिलिट्री इटसेल्फ अपॉइंट्स इट्स ओन ऑफिसर्स, वहाँ पे आप समझते हैं कि वो विंडो ऑफ चेंज है ऐसा कोई? जी देखिए, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब पहले विंडो ऑफ चेंज की बात करते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी सारी वेज हैं इसको एक्सप्लेन करने के, चाहे वो सियासी हो रिफॉर्म, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म हो, मिलिट्री रिफॉर्म हो। हर निज़ाम के अंदर एक विंडो ऑफ चेंज का दरवाज़ा खुलता है थोड़ा सा, उसके अंदर आपने तैयारी अगर की हो तो आप काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ, कुछ लोगों को, आपके नाज़रीन को भी याद होगा, सदर ओबामा जब सदर बने तो एक प्रायोरिटी थी कि हम ओबामा केयर जिसे कहा जाता है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ जाएँगे। तो वो एक छोटी-सी विंडो थी, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, एक माहौल था, ओबामा काफ़ी पॉपुलर थे, तो उन्होंने वो विंडो देखी और उसमें जो है वो काम हो गया। और उसको फिर रिवर्स करने की बड़ी कोशिश की गई। रिपब्लिकन्स ने ट्रम्प के ज़माने में की, जॉन मैकेन का वो फेमस थम्स डाउन वाला मोमेंट है। तो ये अमेरिका में भी विंडो होती है। पाकिस्तान में हम देखें तो ये विंडो थी फॉर एग्जांपल फाटा के मर्जर की केपीके के साथ, और 18th अमेंडमेंट की, जिस पे आज तक जो है हर थोड़े महीने बाद एक आर्टिकल आ जाएगा कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह जो है इंडोनेशिया में भी एक ये विंडो थी। और विंडो का अगेन ड्राइवर्स अलग हो सकते हैं। इंडोनेशिया में ड्राइवर दो बड़े इंटरेस्टिंग ड्राइवर्स थे। एक तो ये कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका था, जिसकी वजह से सुहार्तो और एज़ एन एक्सटेंशन ऑफ दैट जो मिलिट्री जंटा थी, वो अनपॉपुलर हो चुकी थी। तो उनके अंदर ही एक प्रेशर था कि आप स्टेप बैक करें, क्योंकि अब लोग इतना ज़्यादा हमें पसंद नहीं करते, तो हमें थोड़ा बैक सीट लेनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान में भी हम होते हुए देखते हैं हर दफ़ा, हर 4-5 साल बाद फ़ौज का रेपुटेशन कम होती है, वो थोड़ी-सी बैक सीट लेते हैं, फिर रेपुटेशन इम्प्रूव होती है, तो फिर से जो है वो पुरानी हरकतें शुरू हो जाती हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो थी हारिस, वो ये कि इंडोनेशिया का, जैसे आपने कहा, सिविलियंस ऑफिसर्स तो लगा सकते थे, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो मैंने डिस्कवर की वो ये कि एक क्लास थी, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट ईयर, 1970s की एक क्लास थी, जिसके ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा थे, और उनकी प्रमोशंस जो हैं वो उतनी नहीं हो रही थी, बिकॉज़ दे वर कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ डिफरेंट क्लास एसेंशियली ऑफ द मिलिट्री एलीट। तो वो एक एलाई बन गए सिविलियंस के, इन द सेंस कि उनको था कि उनको भी अपनी करियर की प्रोग्रेशन चाहिए, उनको एलाई की ज़रूरत थी। उन्होंने रिफॉर्म माइंडेड लोगों की तरफ देखा कि ये कुछ रिफॉर्म करना चाहते हैं फ़ौज में, हम भी रिफॉर्म चाहते हैं फ़ौज में, तो क्यों ना सिविलियंस के साथ मिल के रिफॉर्म्स किए जाएँ। तो ये एक विंडो खुली, जिसको फिर सियासतदानों ने समझा और एक्सप्लॉइट एक तरह से इज़ अ नेगेटिव वर्ड, बट उनको उनके साथ पार्टनर किया इस रिफॉर्म जर्नी के अंदर। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है इंडोनेशिया के एग्ज़ाम्पल से भी, बल्कि बाकी एग्ज़ाम्पल्स में भी, कि जो सियासी एलीट हैं वो पहले तो समझें और प्रिपेयर करें कि उनको क्या रिफॉर्म करना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो दूसरे इदारों में देखें कि ऐसे कौन से लोग हैं या ग्रोह हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो शायद ओवर्टली तो आपके साथी ना हो, लेकिन इंसेंटिव्स अगर अलाइन किए जाएं तो वो फिर उस रिफॉर्म जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। तो वो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से फौज के अंदर ही कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया। तो आपने उसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उठाए, जिस दोनों पे मेरे पास आपके लिए सवालात हैं। तो पहला तो ये कि आपने रिफॉर्मिस्ट ऑफिसर्स की बात की। डू यू थिंक द पाकिस्तान आर्मी हैज़ रिफॉर्मिस्ट ऑफिसर्स?
आई थिंक सो, आई थिंक इतनी बड़ी फौज है, इतने सारे इसके ऑफिसर्स हैं, जाहिर सी बात है इसके अंदर जनरेशनल शिफ्ट आता है, एक तरह से रिक्रूटमेंट का भी शिफ्ट आया है जिस पे लोगों ने काम किया है। तो आपको नज़र आता है कि एक तरह से फौज का अपना मेकअप इंस्टीट्यूशनली, एथनिकली, क्लास के लिहाज से, रीजन के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ लोग होंगे जो एक डिफरेंट व्यू रखते हैं। इसके साथ-साथ एक बड़ा शिफ्ट हम अपनी फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज में देख सकते हैं, वो ये कि पुराने ज़माने की फ़ौज, लेट्स से मुशर्रफ एंड प्री मुशर्रफ की फ़ौज जो थी, वो एक तरह से भारत के साथ जंग करने पे ट्रेन्ड थी। और पोस्ट वॉर ऑन टेरर के बाद की जो क्लास ऑफ ऑफिसर्स आए हैं, उन्होंने ज़्यादातर अपना वक़्त जो है वो वेस्टर्न फ्रंट पे, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, अफ़गान बॉर्डर की साइड पे गुज़ारा है। तो उनकी थिंकिंग ऑब्वियसली उस हिसाब से एक तरह से स्ट्रैटेजिकली डिफरेंट है। तो वो एक हैं। और तीसरा, अगेन हमने जो, अब अगेन लोग कुछ कहते हैं कि आप जो है लोगों की बात पे ना जाएं, बट वी आर रिसर्चर्स, हम अंदर की खबर तो नहीं पता होती एज सच, और अंदर की खबर कितनी सच है कितनी झूठ, ये भी नहीं पता होता। तो मेरे अपने करियर के अंदर जिन लोगों से मैंने सीखा है वो हमेशा ये बात याद दिलाते हैं कि ऑलवेज गो फॉर द पब्लिक स्टेटमेंट्स ऑफ लीडर्स। वो जो पब्लिक स्टेटमेंट है वो आपके एनालिसिस के लिए कोर होनी चाहिए, इवन दो यू मे फील कि वो झूठ कह रहे हैं, और ज़्यादातर कभी कभार झूठ भी कहते हैं। तो फौज के अंदर की जो प्रोनाउंसमेंट्स आई हैं पिछले कई महीनों से, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, न्यूट्रल होने की बात करते हैं। तो हुए तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कहना इक्वल्स एक्शन, लेकिन जो प्रिंसिपल स्टांस है ओवर्ट तरीके से, वो इंडिकेट करता है कि एक तरह से रिकग्निशन भी है कि हमें हटना होगा। और इसके अंदर मैंने, जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे, एक और ऐसे डॉन का लिखा था, उसके एंड में यही कहा था कि एक मसला जो होता है वो सिर्फ इस फौज का नहीं, हर सिस्टम के अंदर होता है कि जब आप एक बिग प्लेयर हैं सिस्टम के अंदर और आप उस सिस्टम से अपने आप को रिट्रीट करना चाहते हैं, तो वो एक्ट ऑफ रिट्रीट जो है वो वैक्यूम क्रिएट करेगी। उस वैक्यूम के क्रिएशन से वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी निज़ाम के अंदर, और वो वॉलेटिलिटी खुद ही एक किरदार अदा करती है आपको वापस खींचने का उस सिस्टम के अंदर। तो वो फिर बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप सिस्टेमिकली जो है रिट्रीट करते रहें और वॉलेटिलिटी को एक्सक्यूज़ ना बनाएँ वापसी निज़ाम के अंदर दाखिल होने के लिए। राइट, ये हमने फॉर एग्जांपल इवन अमरीकी जंगों में देखा, इराक में और हाँ। अफगानिस्तान में, जो रिट्रीट करते थे, क्राइसिस बढ़ता था, फिर सर्ज आ जाता था। राइट। तो ये बड़ा जरूरी है। अब हुआ पाकिस्तान में एग्जैक्टली वही जो मेरा फियर था कि एज द मिलिट्री स्टार्टेड स्लोली विद्रॉइंग इटसेल्फ, जो न्यूट्रल हो गए, लेकिन उसकी वजह से क्राइसिस इतना बढ़ा कि अब वो एक मई 9 के बाद हम देख रहे हैं कि वापस उन्होंने एंट्री एक बड़े तरीके से मारी, जो शायद नहीं होना चाहिए था, विच इज़ अ शेम फॉर रिफॉर्म्स, क्योंकि हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो मेरे नज़दीक, अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, there are obviously elements within the military establishment जो रिफॉर्म्स चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वो बात ही नहीं हो रही कि किस तरह, कौन, कैसे, कब, ये सारी चीजों पे बात नहीं हो रही। मई 9 का आपने जिक्र किया, मई 9 पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे आपने ये कहा कि जब मिलिट्री डीमोरलाइज्ड होती है, दैट इज सम स्पेस जो पॉलिटिकल एलीट को मिलती है टू कैप्चर ऑन और टू पुश द मिलिट्री अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसी तरह से इंडोनेशिया के केस में अब्दुल रहमान वाहिद जो प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, उनको ये स्पेस मिली ईस्ट तिमोर में इंडोनेशियन आर्मी की डिफीट के बाद। बट पाकिस्तान के केस में यही स्पेस भुट्टो साहब को 71 के बाद भी मिली, जरदारी साहब को पोस्ट मुशर्रफ एरा भी मिली। सो हाउ और पॉलिटिशियंस आर नॉट एबल टू कैप्चर दिस स्पेस? जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो अब देखिए, पहले तो इंडोनेशिया की तरफ देख लेते हैं। राइट, उन्होंने जब स्पेस कैप्चर भी किया, वहीद साहब का आपने जिक्र किया, लेकिन वहीद साहब का वही ब्लो बैक हुआ जो हम पाकिस्तान में देखते हैं। उसके बाद इलेक्शंस हुए, थोड़ी टेंशन बढ़ी, फौज ने कहा हम न्यूट्रल ही हैं, और फिर इलेक्शन होता है, और फिर अगले 3-4 साल बाद रिफॉर्म का जो प्रोग्रेस है वो स्टॉल हो जाता है एक तरह से। तो वही हम देखते हैं, सिक्लिकलिटी। राइट, थोड़ा सा आपने पुश किया, फिर 2 कदम पीछे लेने पड़े क्योंकि माहौल तब्दील हो गया। और उसके अंदर रिसर्चर्स कहते हैं कि एक बड़ी वजह इन सारी चीज़ों की, अक्रॉस द बोर्ड, मैं इंडोनेशिया की इस वक्त सिर्फ बात कर रहा हूँ, वो ये है कि सिविलियन इन फाइटिंग जब शुरू हो जाती है,
तो फिर फौज के अंदर जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो हिट बैक करते हैं, क्योंकि उनको डिवाइड नजर आता है। और ये पाकिस्तान की पूरी तारीख है कि हमने देखा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, उसे मुकमुका कहा जाता है, एक थर्ड फोर्स लाई जाती है, उससे फिर तोड़ा जाता है। अब उस तीसरी ताकत को अंदाजा हो गया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये खेल अच्छा नहीं है, लेकिन अब जो दूसरे दो थे वो खेल खेल रहे हैं। तो वो डिवाइड जो है सिविलियंस का, वो स्पेस क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि कंसिस्टेंसी और सिविलियंस का ये समझना कि उनके साथ आपस में अगर वो नहीं बैठेंगे और आपस में लड़ेंगे तो जो दूसरी साइड है वो एक्सप्लॉइट करेगी। इसको ये हमने इंडोनेशिया में भी देखा। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस बात को सीखना। और जहाँ तक इंडोनेशिया में जो ईस्ट तिमोर का हुआ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। उसके बाद एक फॉरेन प्रेशर भी बना, क्योंकि उसकी फौज की एक तरह से ज़रूरत नहीं थी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी कहा कि आप रिफॉर्म करें अपने सिस्टम को। पाकिस्तान में इस वक्त वो वाले ऑब्वियसली कोई ऐसे हालात नहीं है कि जंग के बाद, और हो भी ना मेरी उम्मीद है, क्योंकि उसकी इम्प्लीकेशंस बड़ी डिफरेंट हैं। लेकिन एक तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक तरह से आपको अब वो पैसे नहीं मिल रहे जो एक ज़माने में मिलते थे, जो आपको अफ्लोट रखें। तो एक 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 व्यू तो है। और चाहे आपका कासिम के अब्बा के बारे में कोई भी पर्सपेक्टिव हो, कासिम के अब्बा ने जो है अपने पिछले 1.5 साल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जो पहले इस फौज के किरदार, सियासी किरदार के बारे में बड़े अलग व्यूज़ रखते थे, उनके व्यूज़ शेप किए हैं। तो चाहे वो रिफ्लेक्ट हों या ना हों उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट्स के अंदर, लेकिन बात तो सच की ये है कि मेरे अपने खुद इतने सारे दोस्त हैं कि मैं उनके पुराने 2-3 साल पहले के चैट्स पढ़ता हूँ, तो लगता है कि कोई और शख्स था और अब कोई और है। तो ये ओपनिंग है, और अब इस ओपनिंग का जो है एक्सप्लॉइट करना, उसका फ़ायदा उठाना, ये अब सियासतदानों के हाथ में है कि वो थोड़ा-सा आगे का सोचें, थोड़ा-सा सिस्टम का सोचें, थोड़ा-सा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का सोचें। और वो सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जब वो रियलाइज़ करें कि उन्होंने आपस में बैठ के मामलात तय करने। मैं एक आखिरी एग्ज़ाम्पल इसका आपको दे देता हूँ, जो मैं 1-2 लोगों से पहले भी कह चुका हूँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब डिवाइड आता है और बाहर से कोई अटैक करता है, तो सुप्रीम कोर्ट यूनाइट होके खड़ा हो जाता है। बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की तारीख में ये पोस्ट मुशर्रफ के बाद हमें नजर आया। फौज का तो हमारे सामने है कि फौज को अगर इंटरनली भी जनरल्स थोड़े से डिवाइडेड होंगे, बाहर से कोई ज्यादा प्रेशर डालेगा तो वो फुली यूनाइट हो जाएंगे। ये काम हमारे पाकिस्तान में सियासतदानों को भी समझना होगा कि पार्लियामान के अंदर उनके इख्तिलाफात जो हैं वो ठीक हैं और होने चाहिए, बड़ा शार्प क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाहर नॉन पार्लियामेंट्री फोर्स इंक्रोच करती है पार्लियामान के किरदार के ऊपर, तो ज़रूरी है कि वो उस बेयर मिनिमम एजेंडा पे यूनाइट हों कि हमारा जो अपना इंस्टीट्यूशन है, उसके रोल पे हम कमज़ोरी नहीं आने देंगे। लेकिन अफ़सोस ये रहा है कि पाकिस्तान में, क्योंकि सियासतदान पार्लियामान के अंदर तो वैसे ही नहीं जाते और उसको एज़ एन इंस्टीट्यूशन रीइंफोर्स नहीं करते, तो फिर तीसरी ताकत के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि वो उस पार्लियामान के अंदर डिवाइड्स ढूंढे और उनको एक्सप्लॉइट करके ऐसी चीजें करे, जैसे एक्सटेंशन हुई खान साहब के ज़माने में, सबने वोट डाला, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और ऑर्डर्स इशू किए तो उसमें डिवाइड आ गया पार्लियामान के अंदर। तो ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के सियासतदानों को समझना कि अपने इख्तलाफात होंगे और बहुत सारे हैं और होने भी चाहिए, उन पर डिबेट और लड़ाई भी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपको नज़र आए कि आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट कोशिश की जा रही है पार्लियामेंट को कमज़ोर करने की, तो एटलीस्ट उस पे आपको साथ खड़ा होना चाहिए। जी, आपने बात की एक्सटर्नल प्रेशर्स की, तो इस पे एक सवाल ये बनता है कि इंडोनेशिया के केस में आफ्टर सुहार्तो's डाउनफॉल उन पे भी एक्सटर्नल प्रेशर था टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। मगर पाकिस्तान के केस में अगर हम बात करें, तो क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम्स ने यूएस एंड द वेस्ट, जो जो इंडोनेशिया की भी एलाइज थे और पाकिस्तान की भी एलाइज थे, उनको जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स ज्यादा दिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान के केस में दे विल पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टू टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन द पार्लियामेंट? इट्स अ गुड क्वेश्चन। सो सी,
दो तीन डिफरेंट इस पे सोचने की ज़रूरत है। एक तो ऑब्वियसली तारीख रही है बिलखुसूस अमेरिका की, जिसने डिक्टेटरशिप्स के साथ काम किया है पाकिस्तान में। इसमें अगर कोई डिनाई करता है इस बात को तो मेरे नज़दीक वो एनालिसिस ही फ्लॉट है, तो ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद अमेरिका का एक व्यू वाशिंगटन में एटलीस्ट है इन अटेंशन का, कि वो तवज्जो नहीं दे रहे पाकिस्तान पे इतनी ज़्यादा तवज्जो ना देना एक तरह से प्रेशर ही है। क्योंकि पहले तो होता था कोalition सपोर्ट फंड्स आ रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बार-बार मिल रहे हैं, सदर कभी फ़ोन कॉल कर रहे हैं आर्मी चीफ को, तो एक स्टैचर था। अब वो इनअटेंशन है, शायद थोड़ा-सा अटेंशन अभी भी है स्पेशली डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि यूक्रेन में पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है जिस पे पाकिस्तान में लोग इतना बात नहीं करना चाहते फॉर ऑब्वियस रीज़न्स, आई अंडरस्टैंड इट। तो वो एक शायद थोड़ा-सा उनके पास लेवरेज हो, लेकिन फिर लेवरेज अमेरिका के पास भी है क्योंकि पाकिस्तान को उन पैसों की भी ज़रूरत है। जीएसपी प्लस का रिव्यू आ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो एक लेवरेज है। ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी आर पार्ट ऑफ द असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर द जीएसपी प्लस स्टेटस एज़ वेल, जिससे एक्सपोर्ट अर्निंग्स आती हैं और वो भी पाकिस्तान को उसकी भी ज़रूरत है। तो एक तरह से जो रिलायंस थी पाक फौज पर अमेरिका और यूरोप वेस्ट ममालिक की, वो कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अब चीन भी है, सऊदी अरब भी है, उनके एक अलग सेट ऑफ रिलेशंस एंड इंटरेस्ट्स हैं, तो उस पे हम कह सकते हैं कि वो काइंड ऑफ इवन आउट हो जाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात एटलीस्ट अमरीकी और बरतानवी डिस्कोर्स में जो नज़र आ रही है एक तरह से, वो ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ बड़ी पॉपुलर है उन इन ममालिक के अंदर, और उसके जो सपोर्टर्स हैं, बिलख़ुसूस जो अमीर सपोर्टर्स हैं, वो अमरीकी और बरतानवी निज़ाम, सियासी निज़ाम के अंदर भी बड़े डोनर्स हैं। तो वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस डिबेट को और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब उनकी जो स्ट्रैटेजी है उससे मेरे काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करता है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो अमेरिका में हैं, वो एडवोकेट कर सकते हैं कुछ प्रिंसिपल्ड पोज़ीशंस के ऊपर, जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एटसेट्रा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो शेप कर रही हैं। क्या वो एनवायरनमेंट उसी तरह का है जिस तरह इंडोनेशिया में था? नहीं, मैं नहीं समझता। लेकिन एक ओपनिंग तो है। अब उस ओपनिंग के साथ उसको उसका फ़ायदा उठाना, वो एक डोमेस्टिक चैलेंज है। और अफ़सोस ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक डिस्कोर्स में रिफ़ॉर्म्स की तो बात हो ही नहीं रही। चाहे वो माशी रिफ़ॉर्म हो, चाहे वो सिक्योरिटी सेक्टर रिफ़ॉर्म हो, चाहे वो क्या कहते हैं सियासी निज़ाम हो जिसके अंदर माइनॉरिटीज़ की इंक्लूज़न की बात की जाए, पेरिफेरी को उसके हक़ाइक़ देने की बात की जाए। तो अनफॉर्च्यूनेट पार्ट ये है कि मेरे नज़दीक दरवाज़ा तो खुला है, लेकिन उस दरवाज़े के खुले होने से क्या-क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, उस पे गुफ्तगू ही नहीं हो रही इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर। आपने जैसे बात की कि रिफॉर्म्स की बात नहीं हो रही पाकिस्तान में, तो अगर इंडोनेशिया के केस से हम इसका एक शार्प कंट्रास्ट ड्रॉ करें, तो वहाँ पॉलिटिशियंस वर विलिंग टू ब्रिंग रिफॉर्म्स आइदर इवन दे वर स्लो, बट दे वर विलिंग टू ब्रिंग दोज़ रिफॉर्म्स। पाकिस्तान में डू यू थिंक पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिकली मैच्योर इनफ टू डू द सेम? आई थिंक देखिए, इंडोनेशिया का मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। तो जब रिफ़ॉर्म की जर्नी शुरू हुई, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्वियसली सिक्योरिटी सेक्टर रिफ़ॉर्म मैं स्टडी कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर एक एकेडमिक स्कॉलर को लगाते हैं जो समझता है इन चीज़ों को इंस्टीट्यूशनली। अब आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स देख लें पिछले 3 गवर्नमेंट्स के, तो क्या उनकी जो है उनका रोल क्या रहा है? उनके व्यूज़ किस तरह चेंज होते हैं? क्या वो ऐसे लोग हैं कि जो इन चीज़ों को डीपली स्टडी करें, समझें, या अगर खुद नहीं कर सकते तो क्या वो ऐसे लोग लाएँ अपनी टीम के अंदर जो जिन्होंने ये चीज़ को स्टडी किया हो? क्योंकि देखिए रिफ़ॉर्म्स जो है वो एक तरह से इलाज है ना किसी पेशेंट का। अब वो पेशेंट के इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, या अगर डॉक्टर के पास ट्रेनिंग नहीं है तो मेडिकल बोर्ड तो बिठाए ना कि भाई फलाना कीमोथेरेपी का स्पेशलिस्ट है, फलाना डायबिटीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो पेशेंट का एक होलिस्टिक इलाज किया जाए। तो हम वो नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्च्यूनेटली। इनफैक्ट सब उससे बड़ा जो मुझे जो है अफ़सोस इस बात का होता है कि हम वही लोग बार-बार रिपीट कर रहे हैं सिस्टम के अंदर जो पहले फ़ेल हो चुके हैं, पहले कोशिश कर चुके हैं, चाहे अगेन हम उनके दिल में क्या है, दिमाग उनकी इंटेंशन क्या है, उस पे नहीं आ सकते, लेकिन अज़्यूम करें कि उनकी कोशिश थी।
तो भाई अगर आप 20-25 साल से एक चीज की कोशिश कर रहे थे और आप नाकाम हुए उस चीज के अंदर, तो फिर अब किसी और के आने का वक्त हुआ चाहता है ना कि कोई और ट्राई मारे। तो वो भी हम उस तरह से चेंज भी नहीं कर रहे सिस्टम के अंदर लोगों को जो ये काम चलाते हैं। और आई थिंक फाइनली इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा मसला है वो ये कि रिगरस ब्लूप्रिंट किसी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं अमेरिका, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, दैट्स द पॉलिटिकल सिस्टम आई आई लुक एट एज एन अल्टरनेटिव, राइट? और अगेन सोफिस्टिकेटेड है ज़्यादा, जमहूरी निज़ाम काफ़ी लंबे अरसे से चला है, वो सारी चीज़ें एक तरफ। लेकिन जब अमेरिका में सदर का इलेक्शन होता है, तो उस सदर के इलेक्शन से 6 महीने पहले या 3 महीने पहले दोनों साइड्स का जो रोड मैप होता है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स का या उनकी प्रायोरिटीज का, वो तैयार होता है। यानी कि नवंबर में इलेक्शन हुआ, जनवरी में सदर साहब अपनी ऑफिस में आए, तो वो जिस दिन ऑफिस में आएंगे उसी दिन जो 3 या 4 प्रायोरिटीज का जो काम है उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है, उसकी ड्राफ्ट लेजिस्लेशन तैयार होती है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तैयार होता है, ताकि पहले 6 महीने की टाइमलाइन होती है हर निज़ाम के अंदर, दुनिया के हर निज़ाम के अंदर, जिसमें आप ये सारे बड़े काम कर सकें। उसके बाद साल गुजर जाता है, पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, बड़े मसले दूसरे आ जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लो चलती हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेस। तो बिग पिक्चर चेंज नहीं हो सकता, जस्ट हाउ पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एटलीस्ट वर्क्स। तो पाकिस्तान में अगर मैं अब किसी भी 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, चलें तीसरी वाली तो इस वक्त जो है काफी बुरे हालात में है, लेकिन फिर भी अज्यूम करते हैं 3 हैं, तो आप और मैं तीनों के लीडर्स के पास चले जाएं, उनको कहें कि जी आपके पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है जिस पे आप रिफॉर्म करना चाहते हैं, और अगर है तो उसका जरा 40 पेज का ब्लूप्रिंट तो हमें दिखा देना, ताकि हम उसको स्टडी करें कि जी ये वाली लेजिस्लेशन में इस ट्वीक की जरूरत है, ये ड्राफ्ट होगा, ये नहीं होगा, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस होगा। वो नहीं है किसी के पास। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने उस स्ट्रैटेजी पे थिंकिंग ही नहीं की। उसका मतलब क्या हुआ कि आप जब ऑफिस में आएंगे तो आप ऑफिस में आने के बाद पहले 6 महीने तो गुजारेंगे सिर्फ मसले को समझने के लिए और ड्राफ्ट करने के लिए। तो जब तक सारा काम होगा, बाय देन इट्स टू लेट। तो इंडोनेशिया के केस में हमने देखा कि वो जब दरवाजा खुला तो वो तैयार बैठे थे कि जी लेवल 1 रिफॉर्म्स ये होंगे, लेवल 2 रिफॉर्म्स ये होंगे। और फिर उसके अंदर जाहिर सी बात है, अगेन रिसर्चर्स ने लिखा है कि लेवल 1 रिफॉर्म्स हुए, ज्यादातर हो गए, कुछ नहीं हुए। और फिर सियासी, जैसे मैंने कहा मिस्टर वहीद के बाद थोड़ा सा सेटबैक मिला तो वो हॉल्ट हो गए, लेकिन तैयारी थी तो फिर दरवाज़ा खुला तो फिर उन्होंने थोड़े और काम किए। तो ये ज़रूरी होता है बड़ा कि आप पहले एटलीस्ट सोच के स्ट्रैटेजी बना के तैयार तो रखें ना काम, कि भाई इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, गैस नहीं आ रही, गैस जैसे ही आएगी चिकन कढ़ाई हम बना लेंगे, लेकिन अभी तो मुर्गी काटी नहीं है और गैस का इंतज़ार भी हो रहा है साथ में। तो आपने बात की कि पॉलिटिशियंस के पास डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में एक रोड मैप होता है कि उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना है। रोड मैप तो चले दूर की बात है, हमें यहाँ पे एक चीज ये देखने को मिली कि जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का रिमूवल हुआ, उसके बाद पीडीएम और पीटीआई दोनों देवर केप्ट ऑन इंसिस्टिंग द मिलिट्री टू पुट देम इन पावर। तो इस तरह जब तक पॉलिटिशियंस ऐसे बिहेव करते रहेंगे, डू यू थिंक मिलिट्री कैन स्टे न्यूट्रल? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अब उसके अंदर एक और तीसरा पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, बट बिफोर बिफोर दैट, अगेन जब आपका पूरा का पूरा आसरा इसी बात पे हो कि जी मुझे सेलेक्ट किया जाए या मुझे फ़ायदा पहुंचाया जाए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है रिफ़ॉर्म करना, क्योंकि आप बिहोल्डन हैं उसी सिस्टम के, उसी इंस्टीट्यूशन के जो आपको लाई है। तो अगर आप उसको आंखें दिखाएँगे, तो वही होगा जो खान साहब के साथ हुआ, या उससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हुआ। अच्छा, मियाँ नवाज़ शरीफ की बात में भी लोग भूल जाते हैं कि जी डॉन लीक्स वग़ैरह होता है, वो कहते हैं कि सारी चीज़ों ने उनको अंडरमाइन किया, पैनामा वाज़ द एंड ऑफ इट ऑल। लेकिन 2008 से 13 में मियाँ साहब का भी किरदार आप देखें मेमो गेट के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर, तो उन्होंने भी ज़रा खेला पिंडी के साथ। तो ये जब आप खेल, और अब जो है एक तरह से पीपल्स पार्टी भी ये खेल खेल रही है अनफॉर्चुनेटली। तो जब आप ये खेलेंगे तो फिर रिफॉर्म का जो है वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तीसरी जो मैं चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था वो ये कि फिर एक तरह से आपका मेरा, हम जो लोग लोगों से इंगेज करते हैं मीडिया के ऊपर, इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं,
हम लोगों को ये भी समझाना बड़ा ज़रूरी है कि आप नारे पे ना जाएँ, आप फिर सवाल करें सामने से कि जी ठीक है, क किरदार कम होना चाहिए, आपका ब्लूप्रिंट क्या है? रेसिपी तो बताएँ ना कि क्या है? तो जब पाकिस्तान के लोग और अगेन ये शऊर जो है ओवर टाइम आता है, जमहूरी निज़ाम के चलने से आता है, पाकिस्तान की ट्रेजेडी यही रही है कि शहरियों को तो पूरा मौका ही नहीं दिया जाता कि वो इलेक्ट करें अपने लोगों को, वो किसी तरह से पार्शियल सिलेक्शन तो कम से कम गज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर सिलेक्शन कैंप तो लगा हुआ ही होता है, हमेशा से 75 साल से लगा हुआ है, राइट? तो जब आप पूरा मौका ही नहीं दे रहे लोगों को, तो वो एक मसला बन जाता है कि उनका शऊर किस तरह आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में कुछ तो प्रोग्रेस हुआ है शऊर का, और अब कोशिश एटलीस्ट यही होनी चाहिए कि वो बढ़ाया जाए ताकि लोग भी सवाल वैसे ही करें जैसे करने चाहिए। सिर्फ नारे के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट ना कर लें कि उसने नारा लगा दिया या बात अच्छी कर दी तो वो काम भी हो जाएगा। What are your thoughts on 9th May and where do you think they are taking Pakistan in terms of growing state authority? देखिए 9th मई को मैं जो हूँ एटलीस्ट एक मोर ऑफ अ इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम जो है दुनिया भर में एक तरह से देख रहे हैं। जनवरी 6 होता है अमेरिका के अंदर। अगर आपको याद हो तो भारत के अंदर जब एग्री रिफॉर्म्स की बात हो रही थी तो फार्मर्स ने एक दिल्ली के अंदर बड़ा सा एक अटैक रेड फोर्ट के ऊपर हुआ था, वो हमने देखा। पाकिस्तान में मई 9 देखा। तो ये जो वेव ऑफ ग्लोबल वेव ऑफ पॉपुलिज्म चल रही है, इसके अंदर ये कॉमन एलिमेंट्स हमें दुनिया भर में नज़र आ रहे हैं कि एक तरह से कुछ लोग या एक ग्रो लोगों का जो कि अपसेट है फॉर व्हाटएवर रीज़न, उनकी उनका गुस्सा है, गम गुस्सा है, उनको पॉपुलिस्ट ने जो है रैचेट अप की हैं टेंशन्स, तो वो नतीजा हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मई 9 मेरे नज़दीक जो है तारीख के अंदर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह से देखा जाएगा, और वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये है कि उस दिन की इवेंट्स ने अब क्या हुआ एग्जैक्टली, किसने क्या प्लान किया वो तो हमें नहीं मालूम होगा कभी भी। होपफुली होप तो ये थी कि शायद कोई इंक्वायरी कमीशन या किसी तरह से बिठाया जाए जो फैक्ट्स लेके आए, जैसे हमने जनवरी 6 का भी देखा अमेरिका में, या 9/11 कमीशन की एक बड़ी सी रिपोर्ट है एक्सेट्रा। दुनिया में ऐसी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि ये होगा। लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तो वो उस दिन की इवेंट्स ने एक तरह से दरवाज़ा खोला उन सारी तमाम चीज़ों का जिसके ऊपर काफ़ी मेहनत करके लोगों ने एक तरह से जमहूरी और रूल ऑफ लॉ के निज़ाम को आगे बढ़ाया था। तो अब वो रोल बैक होता हुआ देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस दिन के बाद जो ये सारा रोल बैक हुआ है और चल रहा है अभी तक, मीडिया पे पाबंदियाँ, हरासा करना लोगों को, एक एक तरह से जो है खौफ की फ़िज़ा है। मेरे अपने काफ़ी सारे लोग जिनसे मैं यूजुअली बात करता था प्री मई 9 तब वो फ़ोन पे ओपनली बात करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि फ़ोन भी टैप सर्वेलेंस का बड़ा मसला और खौफ है एक तरह से। तो मुझे लगता है कि इस दिन की इवेंट्स की वजह से जो जमहूरी निज़ाम को या जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुँचा है, उस नुकसान से आगे बढ़ने के लिए काफ़ी महीने और साल अब लगेंगे पाकिस्तानी जमहूरियत को। और ये दिन ऑफ़ कोर्स वायलेंस इज़ कंडेमनेबल, किसी तरह का भी वायलेंस हो, बिलख़ुसूस किसी भी मुल्क के अंदर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अटैक हो तो वो टॉलरेट नहीं किया जाता। मैं काफ़ी सारे लोगों को यहाँ जो पाकिस्तानी अमेरिकन मेरे दोस्त हैं उनसे कहता हूँ कि चलें हम 4 लोग इकट्ठा होके पेंटागन की तरफ चलते हैं, और हमारे हाथ में जो है अमेरिका में बंदूक रखना तो अलाउड है कानूनन। तो हम जो है 3-4 गोरों को भी अपने साथ रख लेते हैं और बंदूक लेके डीओडी की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, राइट? हमारे साथ। तो वो तो चीज़ है जो कि एक्सेप्ट नहीं की जाती किसी भी स्टेट के अंदर, लेकिन उसकी वजह से जो ब्लो बैक आया है, जो सारी चीज़ें अब आम हो चुकी हैं, ये बड़ी खतरनाक हैं। और खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि आप एक तरह से जो हम कहते हैं हाइब्रिड डेमोक्रेसी जो चल रही थी उससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होना शुरू हुआ, एक स्लाइड शुरू हुआ टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म। ये स्लाइड पोस्ट में 9th एक्सेलरेट हुआ है बहुत ज़्यादा, और ये बड़ा खतरे की बात है पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए। तो आपने बात की इंडोनेशिया के केस में, अगर जो की टेक अवेज हम पाकिस्तान के लिए लेते हैं उसमें, सो वन ऑफ दोस वाज के मिलिट्री मस्ट बी अलाउड टू चूज इट्स ओन सेट ऑफ रिफॉर्म्स।
पाकिस्तान के केस में इज द मिलिट्री रेडी टू चूज इट्स ओन सेट ऑफ रिफॉर्म्स राइट नाउ? जी, तो उसके अंदर अगेन एक स्प्लिट है जो मैंने पढ़ा एकेडमिक्स का व्यू। कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं इंडोनेशिया की रिफ़ॉर्म जर्नी को इसलिए क्योंकि वहाँ के सियासतदानों ने फ़ौज को इजाज़त दी कि वो अपना एक टेम्पो चूज़ करें और उसी वजह से वो कहते हैं कि जो चीज़ तेज़ी से होनी थी वो नहीं हो सकी। मेरा इसके अंदर थोड़ा-सा रीडिंग के बाद डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। मे बी इट्स इन्फॉर्म्ड क्योंकि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ, तो पाकिस्तान के तनाजुर से जब मैंने ये बात पढ़ी इंडोनेशिया का क्रिटिसिज़्म, तो मुझे लगा कि बेहतर यही होता है कि आप एक तरह से बाय इन लेके एजेंडा पे एग्री करके आगे चलें क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज एक तरह से बड़ी पावरफुल एक्टर है, अब और ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और उसके साथ-साथ अगर आप जैसे हमने पहले बात की, आप उसको ज़्यादा पुश करेंगे तो वो फिर सामने से जो है हिट बैक और अग्रेसिवली करेगी। तो एक बेयर कंसेंसस होना चाहिए। अब वो कंसेंसस जो है या उस कंसेंसस की शेपिंग का जो मरहला है, वो सियासतदान ऑब्वियसली प्ले कर सकते हैं बाय देयर एंगेजमेंट विद द पीपल इन पार्टिकुलर, राइट? एक माहौल आपने बनाना होता है रिफॉर्म्स के लिए, लोगों का बाय इन लाना होता है और प्रेशर क्रिएट करना होता है सामने वाली साइड पे। तो एक तरह से वो प्रेशर ज़रूर क्रिएट होना चाहिए और उसके बगैर रिफ़ॉर्म नहीं होगा। लेकिन उसके साथ-साथ जो सियासी लीडर्स हैं, उनको ये सोचना होगा कि वो अपने नियर टर्म पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा-सा परे रखें और इंस्टीट्यूशनली सोचें, तो शायद वो आपस में पहले तो बैठ जाएँ और बात पे एग्री करें और फिर एक तरह से कंसेंसस के थ्रू आगे चल के फ़ौज के रिफ़ॉर्म्स की बात करें। क्योंकि देखें, फ़ौज जिस तरह अब पॉलिटिसाइज़ हो चुकी है और उसका जो रेप्यूटेशनल डैमेज हुआ है, मुझे तो एट लीस्ट ये लगता है कि उसके अंदर भी लोगों को इस बात की कंसर्न है कि हमें बिज़नेस एज़ यूजुअल पे नहीं चल सकते। तो अब जब एट लीस्ट इतना सा ओपनिंग तो है कि सब लोग एट लीस्ट बेसिक मिनिमम पॉइंट पे एग्री करेंगे कि बिज़नेस एज़ यूजुअल कैन नॉट गो ऑन, चाहे वो सियासी बिज़नेस एज़ यूजुअल हो, माशी हो या सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर हो। तो फिर अब जो है लीडरशिप जो है वो उसका काम होता है कि वो एग्रीमेंट लाए, रिफॉर्म्स के ऊपर बात करे और 2-3 स्टेप करके आगे चले। अगेन ये एक बात बड़ी ज़रूरी है समझना कि जो मसला 70-80 साल से इस मुल्क के अंदर है या कह लें 60 साल से इस मुल्क के अंदर है, वो ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगा। अगर 60 साल का मसला है तो कम से कम उसको 20 साल तो लगेंगे रिज़ॉल्व होने में। तो अब वो 20 साल आपने ऐसे चलने हैं मोहतात रह के एग्रीमेंट के साथ, जिस पे आज आपकी हुकूमत हो तो वो भी कंटिन्यू करे, कल किसी और की हुकूमत आए तो वो शायद थोड़ा ज़्यादा कर सके, उसके बाद ब्लो बैक हो तो तीसरी उसको अंडरमाइन ना करे, वो भी थोड़ा आगे चले। तो जब तक ये नहीं होगा और ये सिर्फ़ सिक्योरिटी सेक्टर के रिफ़ॉर्म की बात नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड रिफ़ॉर्म की बात है, तो वो फिर हम वही देखेंगे जो पाकिस्तान में होता रहता है कि 3 साल कुछ अच्छे काम हो जाते हैं, चौथे साल ब्लो बैक होता है और फिर सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं और फिर हम 10 साल जो है इंतज़ार करते हैं एक और विंडो के खुलने का। तो आपने जैसे जिक्र किया कि मिलिट्री हैज बीन अ डोमिनेंट पावर इन पाकिस्तान फॉर मोर देन 7 decades। आपके ख्याल में हाउ डू यू थिंक इट शुड बी curtailed इन पॉलिटिक्स राइट नाउ? आई थिंक इसके इंडोनेशिया के एग्ज़ाम्पल से जो मैंने नोटिस किया वो 2-3 की लर्निंग्स थी। एक तो ये कि आप एक डिफेंस मिनिस्ट्री को एम्पावर करें और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ऐसे सिविलियंस लाएँ जिनको कुछ तो मालूम हो कि डिफेंस मिनिस्ट्री का काम होना क्या चाहिए और उसके चलते किस तरह है। और मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली कैपेसिटी इस वक़्त सिक्योरिटी साइड पे सारी फ़ौज के पास है, अगर हम फ्रॉम अ डिफेंस मिनिस्ट्री पर्सपेक्टिव देखें। तो अगर आप किसी ऐरे-गैरे को डिफेंस मिनिस्टर बना देंगे जिसको कुछ मालूम नहीं है, तो नॉट ओनली आर दे नॉट कैपेबल बट मोर इम्पोर्टेंटली उनको सामने वाली साइड से रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी, राइट? अगर मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ और मेरे सामने आप किसी क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्सपर्ट को बिठा दें, मैं एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, वो दूसरा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो हमारी नहीं बनेगी बिकॉज़ आई विल ऑलवेज़ लुक एट देम एज़ बीइंग कि यार आपको नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो, आपकी तो बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। तो पहला काम तो ये आपने कैपेसिटी मिनिस्ट्री साइड पे बढ़ानी होगी। दूसरा ये कि ये इंडोनेशिया का क्रिटिसिज़्म भी था इनिशियल वेव ऑफ रिफॉर्म्स में
कि पाकिस्तानी फ़ौज की तरह इंडोनेशियन फ़ौज भी इकोनॉमिकली बड़ी एक्टर थी। इन पर्टिकुलर प्रोविंशियल लेवल्स पे उनके बड़े इन्फ्लुएंस थे और ग्रास रूट्स लेवल पे उनके टेंटिकल्स जो हैं वो स्प्रेड थे माशी निज़ाम के अंदर, जिससे वो इन्फ्लुएंस डिराइव करते थे। तो इवेंचुअली इनिशियली इंडोनेशियंस ने नहीं किया, उस पे क्रिटिसिज्म हुआ, बट इवेंचुअली दे स्टार्टेड रोलिंग इट बैक। तो पाकिस्तान में भी बड़ा ज़रूरी है कि फ़ौज का जो माशी किरदार है, उसे रोल बैक किया जाए। और उसे रोल बैक करने की एक तो वजह ये है कि उसके थ्रू वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते हैं निज़ाम के अंदर, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम डिस्टॉर्ट होता है। बट मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान की मईशत डिस्टॉर्ट होती है उस इन्फ्लुएंस की वजह से। एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसका दे देता हूँ। अगर फ़ौज रियल एस्टेट के काम के अंदर है, डीएचए बना रही है या पार्टनर कर रही है हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, तो बाय डेफिनेशन क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल एक्टर है, तो फ़ौज की जो डीएचए का निज़ाम है, उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी हाउसिंग सोसाइटी बनाने में, क्योंकि इन्फ्लुएंस है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऐज़ अपोज़्ड टू मैं और आप एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी चलाते हैं और स्टार्ट करते हैं और हम कहते हैं शायद हम कम्पीट करें डीएचए के साथ, तो हम कभी नहीं कर सकेंगे। तो आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक तरह से उसकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है उन एरियाज़ में जहाँ फ़ौज का एक किरदार है। तो हमें वो रोल बैक करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि क्योंकि फ़ौज, और ये हमने थोड़े से रिफ़ॉर्म्स देखे भी फ़ौज के अंदर कि उन्होंने सिविलियन मैनेजमेंट लाना शुरू की, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा हुआ कि जिनका काम है बिज़नेस चलाना, वो रिटर्न टू ऑन कैपिटल बेहतर दे सकते हैं एज़ अपोज़्ड टू फ़ौजी जिनकी ट्रेनिंग कभी इस काम में हुई नहीं। तो एक ये है कि आप हमेशा सब ऑप्टिमल काम करेंगे। तो दोनों लिहाज से, सियासी और माशी लिहाज से, अगर फ़ौज का मिलिट्री इंक का जो किरदार है वो कम किया जाए सिस्टम के अंदर, तो उससे स्पेस क्रिएट होगी, नंबर 2। नंबर 3 ये कि एक तरह से आपको कंसेंसस रीच करना होगा और ट्रस्ट बनाना होगा बिटवीन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑफिस ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। व्हाई डू आई से दैट? आई से दिस बिकॉज़ जैसे शुरू में आपने भी कहा, इंडोनेशिया में सिविलियंस ऑफिसर जो है वो लगा सकते थे, तो उनके पास एक इन्फ्लुएंस था। पाकिस्तान के निज़ाम में वो नहीं है, सिवाय डीजीआईएसआई और चीफ ऑफ आर्मी, वो भी वहाँ से ही आता है एक तरह से प्रपोज़ल। तो ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप जिसके अंदर चीफ भी और प्राइम मिनिस्टर भी ओवर द लॉन्ग टर्म की सोचें और एक एजेंडा पे एग्री करके आगे चलें, जहां वो इन्फ्लुएंस एक दूसरे को कर सकें और रिफॉर्म माइंडेड लोगों को आगे ला सकें, वो बड़ा ज़रूरी होगा। नाउ ऑफ कोर्स दैट इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि फॉल आउट हो जाता है, ईगोज आ जाते हैं एक्सेट्रा, बट दैट्स व्हेयर लीडरशिप मैटर्स, राइट? कि अगर आप बेयर मिनिमम चीज़ पे सोचें, थोड़ा आगे का सोचें और ये बात समझ लें कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल रहा, तो शायद उसकी ओपनिंग क्रिएट हो जाए। एंड देन फोर्थ, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, पाकिस्तान के सियासी लीडरान को ये बात समझना होगी कि ये जो गेम है कि आज आप उनके साथ हैं, कल उन्होंने आपको निकाल दिया तो दूसरी पार्टी जाके मिल गई, ये ख़त्म होना होगा। आपको किसी ना किसी तरह ये जो लड़ाई है सियासी निज़ाम के अंदर, इसके अंदर सीज़ फायर लाना होगी और इसके अंदर एक बेयर मिनिमम कंसेंसस क्रिएट करना होगा कि हमारी अपनी लड़ाई एक तरफ, जो कि होनी चाहिए सियासी निज़ाम के अंदर, लेकिन पार्लियामान को हमें उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है ओवर द मीडियम टर्म। जब तक वो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये रिफॉर्म का प्रोसेस आगे बढ़ सकेगा। So, this is my last question. थिंक टैंक्स किसी भी मुल्क का एक ऑल्टरनेटिव ब्रेन होता है। अगर पॉलिटिशियंस ये सब नहीं सोच पा रहे, और आप ऑब्वियसली एक थिंक टैंक से ताल्लुक रखते हैं, आप ये बात कर रहे हैं, और थिंक टैंक्स होते ही इसलिए ताकि आप एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव पेश कर सकें। तो हमारे केस में, पाकिस्तान के केस में, हमने देखा है कि थिंक टैंक्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स। तो अगर, जिसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर वो वहां पे होते हैं, तो आपको लगता है क्या ये एक ऑल्टरनेटिव सोच को परवान चढ़ा सकते हैं? क्योंकि फिर वो थिंक टैंक्स भी एट द एंड ऑफ द डे वो उसी तरीके से इन्फ्लुएंस होके सोचना शुरू कर देंगे, तो फिर वो ऑल्टरनेट सोच कैसे पैदा होगी? ये वेरी वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। इसके अंदर जो है, इनफैक्ट ये एक चीज़, जब मैं अटलांटिक काउंसिल ज्वाइन किया तो एक प्रायोरिटी हमने सेट की कि हमारा गोल होना चाहिए कि हम पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करें अपनी कॉन्वर्जेशन और रिसर्च के थ्रू। एक गैप पाकिस्तान में एज अपोज टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में ये काम अब होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अंदर थिंक टैंक क्रिएट करती हैं या एक थिंक टैंक के करीब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अमरीकी निज़ाम के अंदर अगर आप हेरिटेज कब की बात करें एज अ थिंक टैंक, तो हेरिटेज इज़ व्यूड एज द रिपब्लिकन थिंक टैंक।
और अगर आप सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी की बात करें या न्यू अमेरिका फाउंडेशन की बात करें तो उसे लोग कहते हैं कि वो लेफ्ट ऑफ सेंटर है। अटलांटिक काउंसिल हमेशा से बाई पार्टिजन रहा है, यानी कि हम दोनों सियासी जमात जो अमेरिका की बड़ी जमातें हैं उनके साथ एंगेज करते हैं, उनको उनकी मदद करते हैं जब वो मदद मांगते हैं। तो सियासी पाकिस्तान में ये नहीं होता। तो पहला तो अगर लीडरशिप के अंदर व्यू हो कि हमें ये ब्लूप्रिंट बनाना है, तो फिर वो लीडरशिप जो है या अपने निज़ाम के अंदर या किसी रेप्यूटेबल थिंक टैंक के साथ रिलेशनशिप बना के कहेगी कि जी हमारी फंडिंग जो है हम आपको फंडिंग देंगे, आप ये लेग वर्क करें क्योंकि हम नहीं कर सकते, हम तो सियासतदान हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। कोर कॉम्पिटेंसी आपकी सियासत है, एकेडमिक्स और रिसर्चर्स की कोर कॉम्पिटेंसी रिसर्च है, वो रोड मैप बनाएंगे और फिर उनकी आपस की बातचीत के थ्रू एक ब्लूप्रिंट बनता है। पाकिस्तान में ये बड़ा गैप है क्योंकि पाकिस्तान में जो जैसे आपने कहा, एक तो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं जो पार्ट ऑफ द स्टेटस को हैं, वो इस निज़ाम का हिस्सा हैं। दूसरा ये कि उनकी कोई इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है पॉलिटिकल साइड पे जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें और एक दूसरे की बात समझें और समझाएं अपने आप को। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अगेन अगर पाकिस्तान की सियासी क्लास बिलीव करती है रिफॉर्म्स के अंदर, तो फिर जैसे मैंने कहा कुछ सिग्नल्स हम देखेंगे ना एज एनालिस्ट्स, हम कहेंगे कि अच्छा जी रोड मैप बना रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं तो उस रोड मैप की टीम के अंदर कैसे लोग हैं वो हम देखेंगे। क्या आपने किसी थिंक टैंक के अंदर जो है पार्टनरशिप की, किस तरह का वो थिंक टैंक है, उसके रिसर्चर्स कैसे हैं, उनका आउटपुट क्या है, वो देखेंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ हमें देखना होगा और अभी तक तो नज़र इतना नहीं आता कि लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस रिसर्च को सीरियसली लें, एक्शनेबल रिसर्च को सीरियसली लें और फिर जब वो पॉलिसी प्रपोजल्स तैयार हों, तो जब उनको मौका मिले हुकूमत में आने का, वो उसे इम्प्लीमेंट भी करें। एक एग्ज़ाम्पल इसका मैं दे देता हूँ व्हिच इज़ नॉट इवन रिलेटेड टू सिक्योरिटी सेक्टर बट बड़ा बेसिक सा है। काफ़ी सालों से पाकिस्तान में बहस हो रही है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के ऊपर। दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, दुनिया भर ये काम कर चुकी है, भारत ये काम कर चुका है, पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे प्रपोजल्स हैं इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट के। अब ये तो बेसिक सी चीज़ है जिस पे वो मसला जो आपने कहा वो है भी नहीं थिंक टैंक्स की साइड पे, उस पे तो अच्छा काम हो चुका है पाकिस्तान में। लेकिन फिर भी हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिंध का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है, उसका मज़ाक किस तरह उड़ाया गया पिछले 2 दिनों के अंदर, जिस तरह मुर्तज़ा वहाब मेयर बने। तो अगर हम ऐसी बेसिक चीज़ों के ऊपर भी जहाँ रिसर्च हो चुकी है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं लाएँगे, तो फिर फ्यूचर बड़ा ब्लीक नज़र आता है क्योंकि इन चीज़ों पे तो काम भी हो चुका है, ऐसा भी नहीं है कि काम करने की ज़रूरत है नया। तो ज़ैर साहब, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। इट्स सच अ फ्रूटफुल डिस्कशन और इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।